हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर लिया था और हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और ये चैप्टर बेटा आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट है तो पूरा लर्न करने वाला है। इसमें ऐसा कुछ ऐसा हार्ड नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगर आप पढ़ोगे एक बार खुद भी तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो हम जल्दी से इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये कुछ पार्ट जो है आपने 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप। फर्स्ट चैप्टर था आपका क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें आप इस चैप्टर से रिलेटेड आधे से ज़्यादा पॉइंट पढ़ चुके हो। तो क्या डिस्कस करना है हमें इस चैप्टर के अंदर बेटा, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले फूड क्या होता है बेटा, फूड की क्या रिक्वायरमेंट है, फूड क्या है और फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो फूड क्या है बेटा, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायर है ये बॉडी को। इसके बाद में बेटा हमें समझना होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये भी हमें डिस्कस करना होगा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और क्यों ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको समझना होगा, हम जो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फूड रिसोर्सेज में। और रिसोर्सेज जो फूड रिसोर्सेज है बेटा, इनको इम्प्रूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या जैसी ज़रूरत है कि हम इन फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये भी हम समझेंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद में बेटा हम पढ़ेंगे क्रॉप्स क्या होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इनके अंदर। जैसे क्रॉप्स के अंदर पढ़ेंगे हम अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है बेटा, टाइप्स ऑफ क्रॉप। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है कि ये जो क्रॉप है वो पता ही है आपको 3 टाइप की है और कौन कौन सी होती है, किस टाइम इनका कल्टीवेशन किया जाता है, किस टाइम इनको हार्वेस्ट किया जाता है और कौन कौन से टाइप की होती है। इसके बाद में लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, ये आपको डिस्कस पता चलेगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद बेटा बहुत सारे और पॉइंट्स और बहुत सारी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। और हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं बेटा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद में बेटा हमें डिस्कस करना है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और क्या क्या प्रोडक्ट है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और कैसे एनिमल की जो वैरायटी है, एनिमल की जो किस्म है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप समझें कि फूड क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड बिकॉज, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो कोई, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है बेटा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो,
चाहे ह्यूमंस हों, चाहे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। हाँ बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं बेटा, जैसे जो भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हमें जिंदा रखने के लिए, हमें लिविंग बनाने के लिए होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जिनके बिना हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे प्रोसेसेस को कंबाइंडली बोलते हैं बेटा हम लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन में आ गया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऐसे ही एक्सक्रीशन। तो बेटा ये सारे ऐसे प्रोसेस है जिनके बिना कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। और बेटा ये मैंने क्यों बताया आपको लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि बेटा ये सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। किसकी ज़रूरत होती है बेटा, एनर्जी की, या फिर बोल सकते हैं हम एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। और यही एटीपी बेटा हमें कहाँ से मिलती है, तो सेल के अंदर बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी बनाने का काम करता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाएगा बेटा, तभी ये सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएंगे। समझ में आया? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे बनाता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है। किसको ब्रेक डाउन करके बेटा, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके। जैसे न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं बेटा, हम सबसे लास्ट से और स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने पहले पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, समझा हमने, फिर हमने समझा कि कौन बनाता है एनर्जी, फिर हम जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ कि न्यूट्रिएंट्स के थ्रू एनर्जी बनती है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, तो न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा जिनकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी जो डेड सेल्स होती हैं वो भी रिप्लेस होती हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट की वजह से। तो बेटा जितनी भी सेल डिवाइड हो रही हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, सब कुछ एनर्जी की वजह से हो रहा है, और वही एनर्जी मिलती है हमें न्यूट्रिएंट से। और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। अब मैंने बताया आपको कि ये न्यूट्रिएंट अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो जो बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, उनकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी बॉडी को कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो आपसे पूछ ले कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं जिनकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है बेटा, कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा बेटा, तो विटामिन एंड मिनरल्स। तो आप समझ गए कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। यही न्यूट्रिएंट बेटा, ये जो न्यूट्रिएंट है ये केमिकल से, कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। आप जो भी फूड लेते हो उनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ गए क्यों जरूरी है फूड। अब बेटा यही जो फूड है हम दो सोर्स से ऑब्टेन करते हैं। हमारे सोर्सेज क्या है, दो सोर्सेज है बेटा। एक है प्लांट डिराइव फूड, एक सोर्स क्या है बेटा, प्लांट डिराइव्ड फूड। प्लांट से जो हमें फूड मिलता है वो क्या है बेटा, प्लांट डिराइव्ड फूड। दूसरा है बेटा एनिमल डिराइव्ड फूड,
ऐसा फूड जो कि हमें एनिमल के थ्रू मिलता है। तो प्लांट के थ्रू फूड क्या मिलता है बेटा हमें, जैसे हम प्लांट के सारे पार्ट को फीड करते हैं, जैसे सारे प्लांट के मतलब जो प्लांट होते हैं उनके सारे पार्ट को हम खाते हैं। जैसे बेटा लीफ भी खाते हैं हम प्लांट की, स्टेम भी खाते हैं हम प्लांट का, रूट भी खाते हैं प्लांट की, क्लियर, फ्लावर भी बेटा, सीड को भी खाते हैं हम प्लांट की। तो इन सब चीज़ों को हम खाते हैं एक प्लांट से जो डराइव फूड है, प्लांट से मिलते हैं ये सब चीज़ें। लीफ खाते हैं बेटा, स्टेम, रूट, फ्लावर, सीड, सब कुछ खाते हैं हम प्लांट में। तो इसे बोलते हैं बेटा प्लांट डिराइव्ड फूड। कुछ फूड जो बेटा होता है हमें एनिमल से मिलता है, एनिमल से डिराइव करते हैं हम, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क हमें मिल्क एनिमल्स से मिलता है, जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, उनसे मिलता है। तो ये भी क्या है बेटा, एनिमल डिराइव्ड फूड है। एग्स, एग्स भी कहाँ से मिलते हैं बेटा, एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। मीट, ये भी एनिमल से मिलता है। तो ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब हो गया एनिमल डिराइव्ड फूड। तो सोर्सेज आपको समझ में आ गए, सोर्सेज क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एग्रीकल्चर के थ्रू, एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है बेटा जिसके थ्रू प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो जब प्लांट ग्रो होते हैं तो अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की जब क्रॉप को ग्रो करते हैं बेटा, अलग अलग पर्पस के लिए ग्रो की जाती है, कुछ एनिमल्स के लिए एज अ फूड ग्रो की जाती है, कुछ मनी क्रॉप्स होती हैं बेचने के लिए ग्रो की जाती है, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है बेटा जो कि फूड के पर्पस से ग्रो की जाती है अपने लिए। तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती है। कुछ क्रॉप्स जो होती है बेटा वो ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं। इसके बाद में बेटा एनिमल्स के थ्रू भी हमें फूड मिलता है। तो एनिमल्स की रियरिंग क्या होता है बेटा, एनिमल हस्बेंड्रिंग, एनिमल्स को पालना साथ ही साथ उनकी देखभाल करना, ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड इन इंडिया बिकॉज, क्यों जरूरत है इंडिया में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे लिखा है बेटा पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, फूड के लिए डिमांड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फूड को फूड बनाना या फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, जो भी हमें एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो भी क्या बोल सकते हैं टूल्स हम यूज़ करते हैं, वो भी इम्प्रूव टाइप के होने चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्लियर। या फिर कुछ अच्छे केमिकल्स होने चाहिए, कुछ अच्छी फर्टिलाइज़र ऐसी या मैन्योर होनी चाहिए जिसके थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, है ना। इंसेक्ट का भी बहुत डर होता है, चांसेस होता है इंसेक्ट के भी कि इंसेक्ट के थ्रू जो क्रॉप है वो डैमेज ना हो, तो उनको रोकने के लिए भी कुछ केमिकल्स ज़रूरी होते हैं। तो वो सब अच्छे टाइप के होने चाहिए, तभी एक जो फूड रिसोर्सेज है उनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ोगे बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, कुछ जेनेटिक लेवल पे हम जो प्लांट है उनके जीन में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले। समझ में आया बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फूड क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट मतलब फूड क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिएंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फूड किन किन सोर्सेस से मिलता है हमें, और एक इम्प्रूवमेंट हम क्यों देख रहे हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट जरूरी है फूड रिसोर्सेज में, क्यों, क्योंकि बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से आप जानते हो कि वर्ल्ड में लगातार हर दिन कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा बर्थ रेट है। तो ये आप समझ सकते हो कि जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा फूड की डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब उसको पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करनी पड़ेगी, और प्रोडक्टिविटी करने के लिए हमें जो फूड रिसोर्सेज है उनमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो आप ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ गए बिल्कुल अच्छे से,
ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। तब तक आप लिख लीजिए, अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा आपको। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कुछ रिवोल्यूशन है बेटा फूड से रिलेटेड। तब जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई थी फूड की, या फिर बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ रेवोल्यूशंस हैं यहाँ पर जो कई बार आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछ लेता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे लिखा है बेटा द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई क्वालिटी सीड। तो बेटा जब ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्निक और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया, मॉडर्न टाइप के फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया, हाई क्वालिटी सीड्स को यूज़ किया गया, तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मिली। तो इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसको इनिशिएट किया था, सबसे पहले स्टार्ट किया था बेटा तो डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। कई बार आपको ये नाम देखने को मिल सकता है, डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा, आप नोट डाउन कर लेना। तो कई बार पूछ लेता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, आपसे कई बार पूछ लेता है, तो लिख लेना इसको भी आप। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेना, डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। और कभी पूछ लेता है कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, कभी पूछ लेता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा आपको नाम लिखना है उसके साथ में। अगर आपसे पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको लिखना है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है कई बार कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। तो जब आपसे पूछता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तब आपको नाम लिखना है डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। ठीक है, डॉक्टर एनी बॉर्लॉग। और जब आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, तब आपको नाम लिखना है डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्लियर। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इनिशिएट किया था इस रेवोल्यूशन को, तो इसी का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद में बेटा वाइट रेवोल्यूशन का भी आपको कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है बेटा, तो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये रेवोल्यूशन, और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट किया था। यहाँ पर जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है उसका भी नाम लिख लेना, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, आप नोट डाउन कर लेना, शायद आपको मॉड्यूल में नाम मिले। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है, कुरियन वर्जीज। ठीक है, क्या नाम बेटा, कुरियन वर्जीज। तो ये जो थे एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट कराया था, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुआ था इसकी वजह से। तो इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। क्लियर बेटा, चलें आगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ क्रॉप्स दिख रही है, साथ ही साथ एग्जाम्पल और वैल्यू, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं बेटा। हमें हर क्रॉप से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, और उनमें कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है बेटा, तो वही यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्रॉप्स से फिर एग्जाम्पल और वैल्यू। तो अगर आपसे कभी सपोज MCQs के अलावा
सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस तरीके से चार्ट बना के ही लिखना है। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले दिया है सीरियल्स, जो अनाज होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम। ये सारे एग्जाम्पल है इसके। और सीरियल्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट होता है। इसके बाद बेटा पल्सेस, पल्सेस जो होती है दालें, दाल कौन कौन सी होती है? ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, ठीक है, काउपी, चिकपी, ऐसे बहुत सारी होती हैं बेटा। तो जो दालें होती हैं, जो पल्सेस होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट होता है। ऐसे बेटा कुछ क्रॉप्स ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए भी ग्रो की जाती है, जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीजम, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर। और जितने भी ऑयल होता है इनके अंदर लिपिड या फैट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी वेजिटेबल और स्पाइसेस वाली क्रॉप्स होती हैं या फ्रूट्स वाली, तो जैसे कैरेट, सिनेमन, स्पाइसेस है बेटा सिनेमन, ऑरेंज, स्पिनच, लीफी वेजिटेबल है। और इनके अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा होता है? तो मिनरल्स का, विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स का भी अमाउंट होता है, लेकिन काफ़ी कम। इसके बाद में बेटा ये फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? फॉडर क्रॉप्स जो कि एनिमल्स के लिए ग्रो की जाती है एज अ फूड। तो बर्डसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ये सब एनिमल्स के लिए ग्रो की जाती है ताकि उनको फूड मिल सके, ठीक है, फूड फॉर लाइफ स्टॉक। चले आगे बेटा, नोट डाउन करना है तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन से टाइप की क्रॉप होती हैं, लिख लिया बेटा। चले आगे। तो बेटा यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्रॉप दी हुई है आपको। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन बिकॉज दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ। तो बेटा आपको पता होगा, आपने 8 क्लास में पढ़ा है कि जो क्रॉप्स होती हैं अलग अलग टाइप की, वो किसके बेसिस पे होती है बेटा? सीजन के बेसिस पे, या फिर बोल सकते हैं हम फोटो पीरियड के बेसिस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो पीरियड। तो बेटा फोटो पीरियड क्या होता है? आपको पता होगा बेटा कि अलग अलग प्लांट्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग टाइप के, और हर प्लांट को एक लिमिटेड सनलाइट की, या फिर बोल सकते हैं कम देर के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा देर के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर कितने देर के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन कौन सी टाइप की होगी, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा जिसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सनलाइट की ज़्यादा देर तक रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं बेटा लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। तो इसके हिसाब से बेटा अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। किसी प्लांट को सनलाइट की कम रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्लांट को सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्लांट को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको वाटर की कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बेटा जिनको मॉडरेट रिक्वायरमेंट होती है, ना ज़्यादा सनलाइट ना ज़्यादा वाटर, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ पर 3 टाइप के क्रॉप है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। फोटो पीरियड के बेसिस पे 3 टाइप की क्रॉप है। फर्स्ट है खरीफ, फर्स्ट क्रॉप है बेटा खरीफ। सेकंड है रबी, और थर्ड क्रॉप है बेटा जायद क्रॉप, ठीक है। यह जैद भी लिखा होता है, एक ही बात है। कब कब ग्रो की जाती है, किस सीज़न में ग्रो की जाती है? तो बेटा खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीज़न में ग्रो की जाती है। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो की जाती है क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एग्रीकल्चर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये इन क्रॉप्स को जनरली बारिश के टाइम पे ग्रो किया जाता है, और जैसे ही बारिश बंद होने वाली होती है ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगती है, और उसके बाद में इनको कल्टीवेट कर लिया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कल्टीवेट करके हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो अराउंड जून में इसको बेटा कल्टीवेट किया जाता है, और अक्टूबर के टाइम पीरियड में इसको मैच्योर होने के बाद में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है।
कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर जो कि जिनको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि रेनी सीजन में ग्रो की जाते हैं बेटा, जैसे राइस, पता है आपको ज़्यादा पानी लगता है राइस में, मेज में और मिलेट्स में, इन सब में ज़्यादा पानी लगता है। इसके बाद बेटा जो राबी होती है, राबी क्रॉप, ये जनरली विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट होता है एनवायरनमेंट में, एयर के अंदर, या फिर बोल सकते हैं हम इनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए विंटर सीजन में इजीली ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर है नवंबर टू अप्रैल, नवंबर के टाइम पे इनको ग्रो किया जाता है, और अप्रैल में जैसे ये मैच्योर होती है इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल दिया है बेटा यहाँ पे सोयाबीन, पिजन पी और वीट, तो ये किस टाइप की क्रॉप्स है, तो ये राबी क्रॉप्स है जो कि विंटर में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है बेटा जैद क्रॉप। तो जैद क्रॉप कौन सी होती है, जो कि इन दोनों क्रॉप्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, इनमें ग्रो की जाती है, और जनरली ये सीजनल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होती हैं, जो कि खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप्स के बीच के टाइम में ग्रो की जाती है कुछ टाइम के लिए। तो बेटा ये समर सीजन में ग्रो की जाती है, इनको ज़्यादा पकने के लिए या मैच्योर होने के लिए ज़्यादा इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ये। तो मार्च टू जून के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में ये कल्टीवेट या फिर जून के टाइम पे हार्वेस्ट कर ली जाती है। ठीक है, मार्च टू जून का पीरियड होता है, मार्च करीब में इनको ग्रो किया जाता है, और जून के पीरियड में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मैच्योर होने के बाद कट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए बेटा, जैसे शुगर केन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, तो ये सारी जो बेटा सीजनल हैं, जनरली समर सीजन में ग्रो करते हैं, इनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है मैच्योर होने के लिए। ठीक है बेटा, तो समझ गए आपकी फ़ोटो पीरियड के बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, कुछ प्लांट्स को सनलाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को कम रिक्वायरमेंट होती है, कुछ विंटर सीजन में ग्रो होते हैं बेटा, कुछ समर सीजन में, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। तो अलग टाइप की खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ होते हैं रेनी सीजन में, रबी होते हैं बेटा विंटर सीजन में, और जैद क्रॉप जो होते हैं सीजनल होते हैं, ये समर के अंदर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे एग्जाम्पल में से क्वेश्चन दे देता है कि खरीफ क्रॉप जो है कब हार्वेस्ट की जाती है। तो बेटा कब हार्वेस्ट की जाती है, अक्टूबर में। सॉन कब किए जाते हैं, तो जून में। रबी क्रॉप जो है कब इसकी सॉइंग की जाती है बेटा, तो नवंबर में, और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो अप्रैल में। ऐसे ही जैद क्रॉप पूछ लेता है आपसे कब इनका क्या बोल सकते हैं कल्टीवेशन की जाता है, तो मार्च में करीब, और कब इनको हार्वेस्ट किया जाता है, तो जून करीब में। एग्जाम्पल पूछ लेता है आपको कि आपको 3 एग्जाम्पल दे देगा खरीफ की, एक एग्जाम्पल देगा राबी का। ठीक है, एमसीक्यूज में आपको खरीफ के 3 एग्जाम्पल देगा, एक एग्जाम्पल देगा राबी का, और पूछ लेगा आपसे कि इनमें से राबी का एग्जाम्पल कौन सा है। या फिर पूछ सकता है आपसे कि सपोज आपको राबी के एग्जाम्पल दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इनमें से खरीफ का एग्जाम्पल कौन सा है, एक आपको खरीफ का ऑप्शन दे देगा उसमें। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है जहाँ पे राबी और खरीफ आपको पूछ सकता है कि कौन सी राबी और कौन सी खरीफ है। ठीक है ना, आपको ऐसे इस तरीके से दे देगा कि आपको कॉम्बिनेशन में दे देगा, राबी और खरीफ के कॉम्बिनेशन में। आपको पूछ लिया सपोज पहले कि खरीफ कौन सी और राबी कौन सी, मतलब पहले खरीफ वाली क्रॉप होनी चाहिए और बाद में राबी वाली क्रॉप होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी दे देता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद में चलते हैं हम कि किस तरीके से हम फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और डिमांड को कंप्लीट या फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया है यहाँ पर एक्टिविटीज़ दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन दी क्रॉप यील्ड, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो उसके लिए क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं हम, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद में
क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से फर्टिलाइज़र मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अब जब क्रॉप का या फिर बोल सकते हैं हमें प्रोडक्टिविटी मिल गई है ज़्यादा, तो उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसका स्टोरेज करें ताकि वो हमें ज़्यादा टाइम तक मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से इन अप्रोच को यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है हमें। क्लियर बेटा? तो इसके बाद देखा बेटा हमने किन अप्रोचेस को यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा है कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कैसे क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर कैसे क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जीन लेवल पे चेंजेस करके। कैसे कर सकते हैं बेटा? जीन लेवल पे चेंजेस करके। और ये जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि बेटा क्रॉप कौन सी है, कैसी क्रॉप है, किस टाइप की क्रॉप है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है ना, कितनी हमें प्रोडक्टिविटी मिल रही है उससे, उस क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल यूज की जाए। अगर उनमें उन क्रॉप्स के अंदर ज्यादा इंसेक्ट्स का या फिर डिजीज का इन्फेक्शन होता है, तो कैसे उनको रेजिस्ट किया जाए उन डिजीज या फिर पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो ये सारी बातों को भी हमने ध्यान में रखना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा इम्प्रूवमेंट में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव किया जाए, क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूवमेंट। कैसे कर सकते हैं बेटा क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, वैरायटी इम्प्रूव करना है हमें, तो मतलब इनके डीएनए के अंदर या फिर इनके जीन लेवल पे हमें चेंजेस करने होंगे। और जब जीन लेवल पे या फिर डीएनए लेवल पे चेंजेस किया जाता है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है बेटा। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका यूज हम करते हैं एक क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर बेटा? तो एक टेक्निक दे रखी है बेटा यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम बेटा? हाइब्रिडाइजेशन मींस हाइब्रिड तैयार करना। अब बेटा हाइब्रिड क्या होते हैं? तो दो अलग वैरायटी का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्रॉसिंग करते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाती है। तो कौन कौन से टाइप की होती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, ये हम देखते हैं एक बार। तो इसके टाइप है बेटा, 3 टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट इंटरवेराइटियल, सेकंड है इंटर स्पेसिफिक, और थर्ड है बेटा इंटर जेनरिक। तो फर्स्ट इंटरवेराइटल, जो दो अलग अलग वैरायटी के बेटा प्लांट हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट हैं, उनमें आपस में क्रॉस कराना। ठीक है, उनका मतलब क्रॉस कराना, ठीक है, या फिर उनके हाइब्रिड तैयार करना। ठीक, अब बेटा जो हाइब्रिड तैयार होगी उनमें दोनों तरह की जो वैरायटी है उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम एक ही प्लांट के अंदर मिल रहे हैं हमें हाइब्रिड प्लांट के अंदर। ठीक है, हमने दो अलग अलग वैरायटी के बेटा प्लांट लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट लिए हैं। जिस सपोज एक प्लांट है जिसके अंदर सीड का कलर बेटा जो है येलो है, ठीक है, और दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर सीड का कलर जो है ग्रीन है। आपको जो प्लांट मिलेगा, सपोज आपको एक हाइब्रिड, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं बेटा, आपको एक प्लांट मिलेगा जो कि थोड़ा सा ग्रीन और येलो दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो बेटा इसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दोनों वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्लांट कैसा बना बेटा? हाइब्रिड प्लांट। समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं हम? इंटर वेराइटल क्रॉस। क्लियर? तो हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया बेटा यहां तक? नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है बेटा? दो अलग अलग स्पीशीज, मतलब जीनस तो बेटा एक ही हो, उसका जेनेरा एक ही हो, क्योंकि एक जीनस के अंदर बताया आपको बेटा अलग अलग स्पीशीज आती है, बहुत सारी, है ना, काफी सारी स्पीशीज होती है एक जीनस के अंदर। तो बेटा अलग अलग स्पीशीज एक ही, लेकिन वो एक ही जीनस की होनी चाहिए,
है ना, स्पीशीज अलग अलग हो सकती है लेकिन जीनस एक ही होना चाहिए। क्लियर। अब उनके बीच में क्रॉस कराना और हमें जो बेटा हाइब्रिड स्पीशीज मिलेगी, जो हमें प्लांट मिलेगा, वो किस टाइप के होंगे बेटा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट। क्लियर। दो अलग अलग स्पीशीज लेकिन सेम जेनेरा की, सेम जीनस की, इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हमें दोनों स्पीशीज के कैरेक्टर एक हाइब्रिड में देखने को मिलेंगे बेटा, है ना। तो इस प्लांट को क्या बोलेंगे बेटा? हम इस प्लांट को बोलेंगे हम इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे ना, ठीक है, हाइब्रिड प्लांट। नेक्स्ट है बेटा इंटर जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब क्या बेटा? जेनेरा, मतलब दो अलग अलग जेनेरा के बीच क्रॉस कराना, और क्रॉस करने के बाद हमें दोनों जेनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जेनेरा में देखने को मिलेंगे। जो प्लांट बनेगा बेटा वो कैसा होगा? हाइब्रिड। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर जेनेरिक हाइब्रिड प्लांट। या तो समझ में आया बेटा? तो किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिड का मतलब समझ में आना चाहिए बस आपको। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा? कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर एक ही प्लांट में डालना। और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे पॉसिबल है बेटा? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये पॉसिबल है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक आपको? तो क्या करते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लांट के जो जीन है बेटा, जो डीएनए है, वो डीएनए के अंदर जीन लेवल पे चेंजेस किया जाता है, जो कि सबसे स्मॉल यूनिट है ना, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पास करती है ये जीन। तो इन्हीं जीन में चेंजेस किया जाता है, जिसकी वजह से दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो कैरेक्टर हम एक ही प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉस करा के उनका। समझ में आया? अभी आप 10th क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ोगे जेनेटिक्स, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, वहां पर आप चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो आपको वहां थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, किस तरीके से हाइब्रिड स्पीशीज बनती है। तो वहां पर आपको समझने को मिलेगा जब आप पुनेट स्क्वायर पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे वहां पर 10th क्लास में। तो अभी आप बस इतना समझो कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइब्रिड एक ऐसी कॉम्बिनेशन होता है जो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर सपोज दो प्लांट है, दो प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर है, आप चाहते हो कि ये दोनों कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर आए, तो क्या कराएंगे? उन दोनों प्लांट को क्रॉस कराएंगे। और क्रॉस भी ऐसे ही पॉसिबल नहीं होगा बेटा, अगर सुटेबल होगा तो ही क्रॉस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन हम जीन लेवल पे चेंजेस जरूर कर सकते हैं। अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इनके जीन लेवल में चेंजेस कर दे, तो हमें वो, जैसे सपोज कोई प्लांट है, प्लांट भी हाइब्रिड मिल सकता है, या फिर कोई एनिमल है तो एनिमल भी हमें हाइब्रिड मिल सकता है। क्लियर? और ये तीन तरह के हैं, इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। तो इंटरवेराइटल का मतलब क्या है बेटा? दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट है, उन दोनों अलग अलग वैरायटी के प्लांट की जो आपको कैरेक्टर्स चाहिए एक प्लांट के अंदर, तो आप उन दोनों के बीच में क्या कर सकते हो? क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे क्रॉस कराओगे तो दोनों के जो कैरेक्टर है वो एक प्लांट के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद बेटा इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीशीज के प्लांट के बीच में आप क्रॉस करा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी रखनी पड़ेगी कि वो एक ही जीनस के हों। इसके बाद में थर्ड है इंटर जेनेरिक। तो इंटर जेनेरिक का मतलब क्या बेटा? दो अलग अलग जीनस हो सकते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग जीनस के दो अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, और वो दोनों क्वालिटीज को एक ही प्लांट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। क्लियर बेटा? चले आगे। तो फर्स्ट देखा बेटा हमने कि कैसे हम दो अलग अलग वैरायटी, दो अलग अलग स्पीशीज या फिर दो अलग अलग जीनस के प्लांट में ब्रीडिंग के थ्रू दोनों की क्वालिटीज को एक प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे एक हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। यहाँ पर बेटा क्या है कि जीन को इंट्रोड्यूस करा के एक स्पेसिफिक जीन हमने आइसोलेट किया और उसको एक
प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दे तो हम उस कैरेक्टर्स को पूरे प्लांट के अंदर पा सकते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। ठीक है ना बेटा, तो ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके थ्रू पॉसिबल है। तो इसमें जीन लेवल में चेंजेस कर सकते हैं बेटा। सपोज एक ऐसा प्लांट है, एग्जांपल सुनना मेरे अच्छे से बेटा, एक ऐसा प्लांट है, आपने पढ़ा भी होगा, बीटी कॉटन, ठीक है, बैसिलस thuringiensis कॉटन। तो बेटा ये एक ऐसी कॉटन का प्लांट है, सब जनरली कॉटन में क्या होता है, जो कॉटन का बॉल होता है बेटा, उसमें इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमें ज्यादा नहीं मिलती, कई बार पूरी जो क्या बोल सकते हैं क्रॉप जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजेस किया साइंटिस्ट ने, एक ऐसी कॉटन की क्रॉप बनाई जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि इंसेक्ट को किल कर दे रहा था, जैसे इंसेक्ट उसे खाएंगे इंसेक्ट किल हो जाता था। तो बेटा जो ये इंट्रोड्यूस करा जीन, ये कैसा जीन था, तो इसी जीन की वजह से ये प्लांट कैसा हो गया बेटा, इंसेक्ट रेजिस्ट हो गया। कैसा हो गया बेटा, इंसेक्ट रेजिस्ट। अब ये इंसेक्ट जब से खाएंगे तो इंसेक्ट इसको खा के किल हो जाएंगे और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब नहीं होगी, हमारी फसल खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से जीन को जब इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर भी होता है बेटा, तो इसे बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इसके थ्रू हम जो भी क्वालिटीज हमें चाहिए उसके जीन को किसी भी न्यू प्लांट या फिर न्यू एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑन विच क्रॉप यील्ड जनरली डिपेंड्स। तो क्रॉप की यील्ड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट दिया बेटा यहाँ पे, दिस सीड यूज्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स जो सीड को यूज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है, ठीक है, किस तरह के सीड को यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड है बेटा क्लाइमेट ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि जो सीड है आपका या फिर जो क्रॉप है उस स्पेसिफिक क्लाइमेट में ग्रो कर पा रही है या नहीं ग्रो कर पा रही, ठीक है। नेक्स्ट है दी ड्यूअलिटी ऑफ द सॉइल, अगर सलाइन सॉइल है तो सलाइन सॉइल में अगर आपकी क्रॉप इजीली सर्वाइव कर पा रही है तो क्रॉप सही है, अगर नहीं कर पा रही है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जीन लेवल पे जिसकी वजह से वो सलाइन सॉइल में भी इजीली ग्रो कर पाए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉट कंडीशन आती है, सूखा हो जाता है, कभी कभी बारिश नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में वो प्लांट कम पानी में भी या कम पानी की रिक्वायरमेंट में भी इजीली सर्वाइव कर सके। तो इन सब चीजों के लिए हम एक ये सब क्या है बेटा, ये सब कैरेक्टर है जो हमें चाहिए एक प्लांट के अंदर, तो हम इनके लिए कुछ जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज कोई ऐसा प्लांट हो जो कि थोड़ी सी ड्राई कंडीशंस में भी इजीली ग्रो कर रहा है, तो उसके पास जो बेटा ऐसा जीन होगा कोई जिसकी वजह से वो उस कंडीशन में ग्रो कर पा रहा है, तो हम उस जीन को अगर आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं उस प्लांट से, और हमारा जो प्लांट है जो कि हम ग्रो कराना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में उस प्लांट के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर हमने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वो प्लांट इजीली ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, कम पानी की रिक्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। क्लियर बेटा। यहाँ पे दिया है द ड्यूअलिटी ऑफ द सॉइल, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो सॉइल के जो सलाइन सॉइल होती है ना, जिसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, उस कंडीशन में भी इजीली ग्रो कर लेती हैं, तो उनके पास बेटा कोई जीन होगा ऐसा जिसकी वजह से वो सलाइन सॉइल के अंदर सरवाइव कर पा रही है। अगर हमने उस जीन को पहचान लिया, ठीक है, साइंटिस्ट ने उन जीन को पहचान लिया, तो क्या करेंगे, वो उस जीन को आइसोलेट करेंगे और एक न्यू प्लांट के अंदर, जो प्लांट हम ग्रो करना चाहते हैं उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे, जिसके थ्रू अब उस प्लांट के अंदर सलाइन सॉइल में भी सरवाइव करने की कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे समझ में आया आपको किस तरीके से जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम एक न्यू प्लांट के अंदर क्वालिटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाकी का जो पार्ट है
हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए। पूरा लेक्चर ये पढ़ने वाला है बेटा, कुछ खास नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बस हाँ थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं कुछ जो आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी पूरा पार्ट पढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया हाइब्रिड क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जीन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब आपको समझने वाले थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी सारे पॉइंट आपको पढ़ने वाले हैं, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो लेक्चर को सुनिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए, बाहर कम निकलिए। गुड लक।